क्लियर आवाज है? ओके डन। चलिए हमने क्या देख लिया था एक बार उसके बारे में रिकैप कर लेते हैं। हमने जो फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था उसके अंतर्गत हमने अवमूल्यन के बारे में देख लिया था। अवमूल्यन समझने के पॉजिटिव नेगेटिव देख लिए थे। हम कन्वर्टिबिलिटी में आ गए थे, कन्वर्टिबिलिटी को हमने समझ लिया था। उसके पश्चात हमने फेरा और फेमा के बारे में समझा था। इतिहास को भी जाना था कि फेरा और फेमा के पीछे इतिहास क्या था, फेरा और फेमा के बीच में क्या क्या प्रमुख अंतर है, वह सभी अंतर भी हमने समझे। हमने उसके बाद पूंजी खाता का अध्ययन चालू किया। उससे पहले हम करंट अकाउंट के बारे में पढ़ रहे थे। पूंजी खाते में हमने ऋण खाता जो स्टार्ट किया उसमें हमने एक्सटर्नल असिस्टेंस पढ़ लिया था, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग पढ़ लिया था और नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट ये हमने पढ़ लिया था। अब हम गैर ऋण खाते पर आ गए थे। क्लियर? अब गैर ऋण खाते पे आने से पहले मुझे आपसे 2-3 चीज़ डिस्कस करनी थी। वो है ये, मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूट हैं हमारे देश में, ये पैसा आता कहाँ कहाँ से है, ठीक है, ये प्रमुख मुद्दा है। तो वो रूट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और इस रूट्स में हम जानेंगे भैया कौन कौन से ऐसे रूट्स होते हैं जिनके माध्यम से हमारे देश में पैसा आता है। चलो सर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला रूट है ऑटोमेटिक रूट। क्लियर? वॉइस क्लियर? स्क्रीन क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? चलो देखो एक चीज़ पहले समझ लो, हमारे देश में जो पैसा आता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो 2 तरीके से आता है। एक तो हम बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट, हाँ पैसा कौन सा, विदेशी पैसा जो हमारे पास आता है। दूसरा होता है अप्रूवल रूट। कौन सा होता है मेरे प्यारे दोस्तों? अप्रूवल रूट। एक ऑटोमेटिक रूट, एक अप्रूवल रूट। अच्छा ऑटोमेटिक रूट से मेरा क्या तात्पर्य है उसको समझ लो कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई से भारत में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, उसका तात्पर्य ये नहीं है कि बिना कागज के तुम सीधे इन्वेस्टमेंट करने भारत में आ जाओगे। जो आपको न्यूनतम कागजी कार्रवाई करनी है, जैसे कि आपकी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेशन है, आप वैध रूप से सारे कागज रखते हैं व्यापार करने के, वो सभी आपके पास होने चाहिए। अप्रूवल रूट में क्या है? अप्रूवल रूट में सिंपल सी इतनी सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको देश में मतलब विदेश में कोई एक कंट्री भारत में निवेश करने आती है तो उसको क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्लियर? अच्छा ये अप्रूवल लेनी पड़ेगी, इसमें कुछ आप जानते हैं कुछ सर्टेन लिमिट्स भी होती हैं। जैसे कि डिफेंस है, डिफेंस में जैसे हमने बोला कि साहब 49% तक ही आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर हमने इसको बढ़ाकर स्ट्रैटेजिकली जैसे 74% कर दिया। तो जो हम लिमिट लगा रहे हैं ये लिमिट क्या है? ये अप्रूवल रूट के अंतर्गत ही लिमिट लगाई जाती है कि साहब 74% से अधिक आप क्या नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये हमने एक लिमिट लगा दी, ठीक है ना। सर्टेन लिमिट्स हम प्लेस कर देते हैं कुछ डिफरेंट सेक्टर पे, किसके अंतर्गत? अप्रूवल रूट के अंतर्गत। और ऑटोमेटिक रूट में कोई दिक्कत नहीं है, आप डज नॉट रजिस्टर्ड, आप सीधे आप क्या कर सकते हो, हमारे यहाँ पर निवेश कर सकते हो। क्लियर? चलो अब हम जो चीज़ें, ये जो रास्ते देखेंगे जिन रास्तों के माध्यम से हमारे भारत में विदेशी निवेश आता है, उनमें से पहला हम लेंगे एडीआर जीडीआर ऑटोमेटिक रूट। मतलब ये जो एडीआर जीडीआर है ये ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ही हमारे भारत में पैसा आ रहा है। ठीक है, अब ये एडीआर जीडीआर एक बार आराम से समझ लेना ठंडे दिमाग से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको जान के भी आपको आनंद आएगा। देखो पहली बात तो साहब ये एडीआर जो शब्द है साहब ये है क्या? ये है आपका अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीप्ट। चलो इस शब्द को ही तोड़ते हैं पहले। अमेरिका की कोई ना कोई रिसीप्ट है, रिसीप्ट मतलब क्या होगी? रसीद। और डिपॉजिट आपने कुछ किया उसके बदले में आपको क्या मिला? रिसीप्ट मिली। क्लियर? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। मुझे बीच बीच में भैया बता देना कि आप लोगों को आवाज़ कोई सबको सुनाई दे रही है, क्लास ओके चल रही है, ठीक है ना। बीच बीच में मुझे हल्का सा कमेंट करके बता देना ओके समझ में आ गया, तो मेरे को क्या विषय ध्यान में रहेगा कि हाँ भाई लगातार कम्युनिकेशन चल रहा है। क्लियर? अभी जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट है ना, इसके बारे में आपके एनसीईआरटी में
क्लास 11 में, है ना, क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर है और बहुत अच्छा समझा रखा है उसके अंतर्गत, है ना। तो हम उसको देख लेते हैं। देखो इसको ऐसे समझो, पहली बात तो डिपॉजिटरी रिसीप्ट समझ लो। ये सारी क्या है, डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स हैं, रसीदें हैं। अब इन रसीदों से कैसे हमारे देश में निवेश आता है वह हम समझेंगे। देखो जैसे ये कोई भारतीय कंपनी है, हम भारतीय कंपनी अभ्युदय ले लेते हैं, ठीक है। ये कंपनी अपनी अभ्युदय, अब इस अभ्युदय कंपनी ने क्या किया, कुछ शेयर्स निकाले। क्या निकाले, शेयर्स निकाले। और ये शेयर्स हम किस में निकालते हैं भैया, रुपए में निकालेंगे यदि भारत देश में निकालें। ठीक है प्रखर, ठीक है राहुल, गौरी, बहुत बढ़िया। हीना, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये शेयर्स निकाले भारतीय कंपनी ने, और ये जो शेयर्स निकाले ये हमारे यहाँ की जो बैंक थी, जिन बैंकों को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक, ये क्या कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके आगे एक शब्द आता है कस्टोडियन, और ये कौन सी है, बैंक है। अच्छा ये कस्टोडियन क्यों लगाया, क्योंकि ये धरोहर जो होती है इनको संभाल के रखती है। जैसे शेयर्स हैं, सपोज करो मेरी जो कंपनी है, इस कंपनी ने 100 शेयर्स निकाले, और ये 100 शेयर्स मैंने कहाँ रखवा दिए, हमारे भारत के बैंक में रखवा दिए, ठीक है। बैंक के पास एक तरीके से एक यूँ कह लीजिए कोलेट्रल सामान पहुंच गया कि हाँ साहब इस कंपनी के इतने स्वामित्व के रूप में हमारे पास शेयर पड़े। अब ये क्या होता है, मुझे तो लेकिन बाहर से पैसा चाहिए, बाहर से निवेश करवाना है, ठीक है साहब। तो ये जो बैंक है, और इस बैंक का ओवरसीज मतलब कि समुद्र पार विदेशी बैंकों के साथ में इनका आपस में एग्रीमेंट होता है, क्योंकि बिजनेस इनको भैया बाहर से भी करना पड़ता है ना। और विदेश में जो बैंक होंगे वो क्या कहलाएंगे, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक कहलाएंगे। ये जो कस्टोडियन बैंक है, सपोज करो एसबीआई है, एसबीआई ने ओवरसीज बैंक से बोला, अभी हम बात कर रहे हैं यूएसए की, ध्यान रखना, ये जितने भी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट की बात कर रहे हैं यूएसए के देश की बात कर रहे हैं। एसबीआई ने बोला, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक मतलब फेडरल बैंक से ही बोला कि देखो साहब विकास जी के हमारे पास 100 शेयर पड़े हुए हैं, क्या 100 शेयर पड़े हुए हैं, इन दोनों का आपस में क्या रहता है, एग्रीमेंट रहता है, क्लियर। इन्होंने बोला कि साहब ठीक है 100 शेयर आपके पास हैं, बोला हाँ साहब हैं। तो ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगी, ये साहब एक रिसीप्ट इशू करेगी, एक रसीद बना देगी, है ना। इतना ही समझना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है पर सिंपल में समझना कि इन 100 शेयर्स के बदले में रिसीट बना देगी। अब ये 100 शेयर्स मानो कि एक शेयर मेरा 100 रुपये का था, तो 10,000 रुपये की इन्होंने मतलब रिसीट बना दी। और ये रिसीप्ट क्या होती है, ध्यान करो, ये रिसीप्ट अमेरिका के स्टॉक मार्केट में ये क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ये रिसीप्ट क्या बेचते हैं, कहाँ पर, अमेरिका के स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है, यूएसए का जो स्टॉक मार्केट है वो इन रसीदों को खरीदता है, ट्रेडिंग करता है, क्या यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, क्लियर। अच्छा ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये जो भारतीय कंपनी है, ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है यूएसए का, जो ट्रेडिंग हुई है यूएसए की, ये मेरी कंपनी की हुई है ना, ठीक है। अब इन्होंने जो रिसीप्ट खरीदे और उस रिसीप्ट के बदले में क्या होता है, ये पैसा मुझे मिल जाता है, किस कंपनी को मिल जाता है, भारतीय कंपनी को मिल जाता है। ये समझ गए डिपॉजिटरी रिसीप्ट का क्या चक्कर था, पुनः रिपीट करूं या आप इसको समझ गए। राहुल को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। प्रखर तुम्हें समझ में आ गया, ये हीना को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो हमारे दूसरे राहुल को भी समझ में आ गया, गौरी को भी समझ में आ गया। पुनः एक बार डिपॉजिटरी रिसीट होता क्या है उसको बता देता हूँ। जैसे भारतीय कंपनी है ए अभ्युदय करके मेरी कंपनी ने क्या किया, भारत की जो बैंक थी, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक थी, उस डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को अपने शेयर जमा करा दिए कि साहब ये मेरे 100 शेयर्स हैं। इनका ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक ये कहाँ की है, यूएसए की है। इस बैंक के साथ में इनका आपस में एग्रीमेंट होता है, आपस में लेन देन व्यापार करते हैं। इन्होंने बोला कि साहब ये शेयर्स हमारे पास विकास जी के पड़े हैं, इसके अगेंस्ट में आप क्या कर दो, रिसीप्ट निकाल दो, एक रसीद निकाल देते हैं, ठीक है ना। अब ये रसीद क्या है, ये रसीद वही है कागज़ का टुकड़ा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी हम जिसको बोलते हैं, हम इसको सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। मैं इसको क्या बोलता हूँ, एक कागज़ का टुकड़ा बना दिया और इस कागज़ के टुकड़े को क्या कर दिया, अमेरिका के शेयर मार्केट में बेचने के लिए डाल दिया, ट्रेडिंग करने के लिए डाल दिया। अब हमारी कंपनी जोरदार थी तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट भी आ गया। अब यूएसए वाला जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो डॉलर में करेगा, क्लियर।
ये डॉलर आया ऐसा फेडरल बैंक में, फेडरल बैंक ने हमारे भारतीय कंपनी को दे दिया, लेकिन ये जो पैसा आएगा रूटेड कहाँ आएगा भैया, भारत के बैंक के थ्रू मेरे को मिलेगा। क्लियर है ना। और ये जो डॉलर भारत में आएगा तो मुझे तो भैया पैसा रुपए में चाहिए, तो ये रुपए में कन्वर्ट होगा। क्लियर। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि राहुल यही तो रूट है पैसा लाने का। अरे भैया देखो, ये ए यूएस से है, बी हमारा भारत है। अगर आपको ए से बी में इन्वेस्टमेंट करवाना है तो कैसे करवाओगे हैं? एक तो आप अपनी कंपनी गुडविल बनाओगे, उसके बाद इनसे पैसा मांगोगे। अब पैसा मांगोगे तो आएगा कैसे भैया? जैसे हमारे भारत में शेयर मार्केट होता है, ऐसे अमेरिका के शेयर मार्केट में आपको वहाँ के स्टॉक मार्केट में अपनी रिसीप्ट निकलानी पड़ती है ना, और उसी रिसीप्ट के माध्यम से पैसा आता है। ये वन ऑफ द वे है ना, ये वन ऑफ द वे है भारत में पैसा आने का, केवल और केवल एकमात्र माध्यम नहीं है पैसा आने का, ठीक है ना। और ये जो रिसीप्ट होती है अमेरिका के जो बैंक्स इसको इशू करते हैं, इसी रिसीप्ट को हम क्या बोलते हैं? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट बोलते हैं। क्लियर? क्लियर है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, सामान्यतः ये जो हमारी एडीआर होती है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ये 1 एडीआर इज इक्वल टू सामान्यतः 10 इक्विटी शेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी के। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भैया मेरे 100 इक्विटी शेयर्स थे, तो ये क्या करेंगे? 10 एडीआर इशू कर देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सामान्यतः ये आपका रेशियो रहता है। क्लियर। तो हमने क्या देख लिया, हमने अभी ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत एडीआर को देख लिया। अब साहब ये जीडीआर क्या होता है? जीडीआर भी कोई बड़ी भारी चिड़िया नहीं है, जीडीआर भी बड़ी साधारण सी और बड़ी सरल सी चिड़िया है। अब देखो, अमेरिका के अलावा मुझे विदेश में कहीं और पर जाके इसी माध्यम से भारत में इन्वेस्टमेंट लाना है, तो उसको क्या बोलूँगा मैं? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट बोलूँगा। मतलब कि अमेरिका के अलावा अन्य देशों से, विश्व में अन्य देशों से रिसीप्ट के माध्यम से, रिसीप्ट को बेच करके रिसीप्ट के माध्यम से इन्वेस्टमेंट भारत में करवाता हूं, तो ये क्या कहलाएगा? मेरा जीडीआर कहलाएगा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट कहलाएगा। इसमें कोई बड़ा भारी अंतर नहीं है, इतना सही है। समझ गए? ये जितनी भी कहानी हो रही है ना, अमेरिका की बैंक की जगह विश्व की अन्य ग्लोबल कोई बैंक है अमेरिका के अलावा, और वहां से मैं इसी माध्यम से पैसा लेके आ रहा हूं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट कहलाएगा। स्पष्ट है? ठीक है। मतलब कि इंडियन कंपनी अमेरिकन सिटीजन से कोई फंड रेज करती है तो उसको एडीआर भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो शेयर मार्केट है ना अमेरिका का, इसमें एक बात का ध्यान रखना, उस शेयर मार्केट में खरीदारी कौन कर सकता है? वहाँ के सिटीजन ही कर सकते हैं ना। तो कई बार स्टेटमेंट में प्रश्न आ जाता है कि ये भैया अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट है, शेयर मार्केट में कौन परचेज कर सकता है? अमेरिका में। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ के सिटीजन कर सकते हैं। हाँ राहुल, इसमें क्या समझ में नहीं आया? जीडीआर समझ में नहीं आया क्या? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, क्या तुम्हें जीडीआर समझ में नहीं आया? जीडीआर समझ में नहीं आया। इसमें राहुल इतना सा अंतर है, राहुल को जीडीआर समझ में नहीं आया। ठीक है राहुल, इसमें इतना सा केवल डिफरेंस है मेरे भाई कि ये हमने अमेरिका में जिस प्रकार से निवेश प्राप्त किया, ये तुम्हें समझ में आ गया। अगर यही निवेश मैं विश्व में अन्य देशों से प्राप्त करूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट बोलेंगे। इतना सा अंतर है और कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट बोलेंगे, और कोई अंतर नहीं है, इतना सा डिफरेंस है बस। ठीक है राहुल, समझ में आ गया? आगे चलें। बहुत बढ़िया। प्रखर, तुम्हें समझ में आ गया? हीना, तुम्हें समझ में आ गया? गौरी, तुम्हें समझ में आ गया? बताते चलना मुझे। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक आइडिया होता है, ये क्या होता है? हमारा प्यारा भारत, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट होता है। अच्छा, इसमें क्या अंतर होता है? अरे भैया मुझे एक चीज बताओ, यदि हम यूएसए से इन्वेस्ट करके भारत में पैसा लेके आ रही है भारतीय कंपनी, यदि यूएसए की कोई कंपनी है, ठीक है, अरे भैया वो भी तो भारत में आके इन्वेस्टमेंट कर सकती है।
तो यदि भारत में आके इन्वेस्टमेंट करेगी तो भारतीय बैंक भी क्या करेगी, जिस प्रकार से अमेरिका की बैंक रिसीप्ट निकालती है, भारतीय बैंक भी क्या करेगी, एक रिसीप्ट निकालेगी। ठीक है, और उस रिसीप्ट को हम क्या बोलते हैं, IDR, क्योंकि इंडिया में निकल रही है इसलिए इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट है। और इस डिपॉजिटरी रिसीप्ट को यह अमेरिका की कंपनी क्या करेगी, भारत के शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करेगी। ठीक है ना, भारत के स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के माध्यम से क्या करेगी, अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट लेके आएगी। क्लियर। अब जैसे ये तो USA का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, USA की जगह कोई छोटी देश हो भैया, कीनिया हो, नामीबिया हो, हाँ, श्रीलंका हो, नेपाल हो, तो यदि वह इस माध्यम से पैसा लेके आती है भारत में स्टॉक मार्केट में, जिस रिसीप्ट से वो कंपनी पैसा लेके आती है विदेश से, तो वह क्या कहलाएगा, आपका इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट कहलाएगा। इतना सा अंतर है। क्लियर है राहुल, हीना, प्रखर, गौरी, बहुत बढ़िया। प्रतीक, क्लियर। अच्छा, मैंने अब आपको 3 चीजें बताई, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट में हमने देखा कि कोई इंडियन कंपनी अमेरिका में कोई फंड रेज करती है, वहाँ से पैसा इन्वेस्ट कर लेके आती है, तो भैया वह तो कहलाता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। इसी प्रकार से कोई भारतीय कंपनी अमेरिका के अलावा विश्व के अन्य देशों से फंड रेज करती है तो वह GDR कहलाता है। और IDR में क्या होता है, कोई विदेश की कंपनी भारत में आके फंड रेज करती है और उसके बदले में यह जो रिसीप्ट भारतीय बैंक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करती है तो वो IDR कहलाती है। क्लियर है। अच्छा, इंग्लिश में मैं आपको छोटी सी इसकी एक लाइन लिखा दूं जो सामान्यतः अपने वर्ल्ड बैंक और IMF वगैरह में देखने को मिलती है। यह लाइन है, द डिपॉजिटरी रिसीप्ट इश्यूड बाय अ कंपनी, देखो हिंदी में मैंने आपको बोल दिया, उसको लिख लेना जब नोट्स बनाओ। इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर नोन एज अमेरिकन डिपॉजिट रिसीप्ट। ठीक है ना। अब इस USC की जगह कंपनी इन द ग्लोबल कर दें, मतलब विश्व के अन्य स्थान से ले ले, तो ये ADR ही आपकी क्या बन जाएगी, GDR बन जाएगी। समझ गए। क्लियर। मोनू जी भी आ गए, बहुत बढ़िया। यहां तक क्लियर सभी विद्यार्थियों को, आगे चलें। अच्छा, अब ये जो टॉपिक लिया है इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, हाथों हाथ ये भी निपटा देते हैं ना। देखो, इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव भी इफेक्ट होते हैं, वो भी हाथों हाथ ही समझ लो, आगे तक का संकट ही खत्म कर देते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं वो कई बार बहुत काम आ जाती है। देखो साहब, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट देखो। आप खुद सोचो कि आप अमेरिका से पैसा लेके आ रहे हो तो इससे आपको लाभ क्या है। सबसे बढ़िया लाभ है कि आपकी कंपनी की गुडविल बन जाएगी, आपके कंपनी का जो मान है ना वह बढ़ता है। समझ गए। साख बढ़ती है आपकी कंपनी की कि भैया अमेरिका से पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, इट मीन्स कि कंपनी हल्की नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या लाभ हो सकता है, हमारे डॉलर का क्या होता है भैया, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक है, ये मोटे मोटे निकल के आते हैं ना। दूसरा, ये जो गुडविल है ना, इस गुडविल से भैया कंपनी क्या करती है, अच्छे रिटर्न भी प्राप्त करती है। जब आपके मार्केट में गुडविल है और विदेशी निवेशक आपके यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, इट मीन्स आपकी कंपनी रिटर्न भी ठीक कमाती है। समझ गए। देखो, और साथ ही साथ ध्यान रखो, आपकी कंपनी कहाँ पर रजिस्टर्ड है, ये गेट रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्टर्ड है भैया कहाँ, अमेरिका के स्टॉक मार्केट में। यह भी एक बड़ी बात होती है अमेरिकन स्टॉक मार्केट में। वहाँ के तो नियम कायदे भी बड़े सख्त होते हैं कंपनीज के लिए। इसका मतलब वहाँ पर कोई इस प्रकार से अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहे हो तो यह आपके लिए काबिल तारीफ बात है। अच्छा, इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे। देखो, इसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है, यदि विदेशी मुद्रा जो हमने परिवर्तन पढ़ी है ना, इसमें फ्लक्चुएशन आ जाए, इसके दाम एकदम विनिमय के दाम कम हो जाए। जैसे कि साहब अभी 72 रुपये था,
70 रुपये रह गया तो क्या हो गया, भारत में वही बात 100, जैसे मैंने सपोज करो $100 का इन्वेस्टमेंट लेके आया तो पहले तो मुझे 7200 रुपये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिल रहा था, अब क्या मिल रहा है मुझे, अब मुझे भैया 7000 रुपये का इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। 200 रुपये कम हो गए ना, किसकी वजह से हो गए, विनिमय अगर डॉलर कमज़ोर हो गया है ना, मतलब रुपया मजबूत हो गया, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना। दूसरी सबसे बड़ी एक बात आती है कि अगर आपने कोई भी अवैध तरीका अपना लिया, भारतीय कंपनी के लिए बात कर रहा हूँ, मतलब कोई भी आपने वायलेशन कर लिया, कोई भी नियम कायदे तोड़ लिए, तो भैया ये अमेरिका है, ऐसा नहीं चलता। भारत में एक स्ट्रिक्ट रूल बना रखा है कि यदि आपने कंप्लायंस नहीं किया, कंप्लायंस मतलब जो आपको नियम कायदे कागज पत्री संभालने के लिए बोला था, यदि उस कंपनी ने नहीं संभाले और अमेरिका के आप स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड और बाहर के आपने विदेशी निवेश में लाने में कोई भी गलती करी है तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर आपने कंप्लायंस नहीं करेगी तो इट लीड्स टू स्ट्रिक्ट एक्शन, किसके द्वारा, आपके ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के द्वारा। अच्छा, ये क्यों लेता है इतना स्ट्रिक्ट एक्शन, इनको दिक्कत क्या है, अरे भैया सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की साख पे बट्टा लगता है। एक कंपनी कोई भी विदेश में जाके भैया निवेशक से पैसा लेके आ रही है तो पूरे देश की साख इस पे टिकी हुई रहती है, समझे। तो भारत के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का ये कहना है कि यदि आप विदेश से भैया पैसा लेके आ रहे हो ना तो आपके पास जिम्मेदारी भी बड़ी है, क्योंकि देश में तो घर में तो कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो आपस में परिवार वाले संभाल लेते हैं, लेकिन घर का छोरा जब बाहर जाके कोई दंगा फसाद करके आता है ना तो पूरे घर की बदनामी होती है। तो घर वाले कहते हैं घर में लड़ लो, तुम कितना लड़ना है, बाहर जाके अगर पंगा किया ना, लड़ाई झगड़ा किया तो ठीक नहीं होगा, तो दंड तगड़ा मिलेगा, समझ गए, क्लियर है, ये नहीं होना चाहिए। देखो मैं इस पे आपको एक छोटी सी एक इंसिडेंट बताता हूँ स्वामी रामतीर्थ जी का। स्वामी रामतीर्थ ही हैं जहाँ तक है ना, स्वामी रामतीर्थ जी एक बार जापान घूमने गए थे। अब जापान घूमने गए वो, तो जापान में जिस ट्रेन में वो सफ़र कर रहे थे उस ट्रेन में एक स्टेशन आया, दूसरा स्टेशन आया, तो उनको फल खाने की बड़ी मन हो रहा था, शायद वो फलाहारी चल रहा होगा, उनका व्रत वगैरह उपवास चल रहा होगा फल पर, तो उनको फल मिला नहीं, सेब नहीं मिला उनको। उन्होंने गलती से तीसरे स्टेशन के बाद ट्रेन में बैठते ही बोला कि जापान कैसा देश है, यहाँ पर सेब ही नहीं मिलते हैं। तभी क्या हुआ, अगले स्टेशन पर जब ये गाड़ी रुकी तो थोड़ी देर में एक जापानी भागता हुआ आया और स्वामी रामतीर्थ जी को वो सेब पकड़ा दिया और सेब पकड़ा के बोला कि साहब ये सेब रखना आप अपने पास, आप इसका सेवन करें, लेकिन आप भारत में जाके ये मत कहना कि जापान में आपको सेब नहीं मिला, आपको हमारे देश में दुख मिला, ये नहीं होना चाहिए। हमारे देश में सेब भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने देश का मान सम्मान गिरना नहीं चाहिए। हाँ, तो इसीलिए भैया ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन क्या बोलता है कि अगर आपने कोई भी कंप्लायंस या वायलेशन किया तो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा आपकी तरफ, समझ गए। चलो आगे चलें। तो हमने क्या समझ लिया, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट समझ लिया, ठीक है। कहाँ है, ये रहा। चलो साहब, एडीआर जीडीआर रूट देख लिया। अब एक बार सेज यूनिट और समझ लेते हैं, जिसके बारे में कल हम चर्चा कर रहे थे कि भैया ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं। प्रकर जो हमने कल समझा था ना, आज उसको मैंने थोड़ा सा विस्तृत रूप में लेने का प्रयास किया है, ठीक है ना। एक्चुअली कल तो अपन आप चारों के साथ जो मेरी क्लास हुई थी उसमें यही था कि अब वो क्लास लेट हो गई थी, तो एक बार तो तुम्हें ब्रीफ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और आज हम इसको क्या तरीके से ले लेंगे, ये हमारा ध्येय था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, देखो इसके बारे में कल बात ही हुई थी भैया। एक ऐसा क्षेत्र होता है जो स्पेशली आपको प्रोवाइड कराया जाता है, और वहाँ पर कौन सी गतिविधि होती हैं, इकोनॉमिक गतिविधि होती हैं, है ना। अच्छा, इकोनॉमिक गतिविधि होती हैं, इसमें क्या लाभ है भैया, आपको वहाँ पे उत्तम कोटि का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया, आपका रोड हो गया, आपका लाइट हो गया, हाँ, ट्रांसपोर्ट का आपको लॉजिस्टिक्स हो गए, ये सारी सुविधाएं वहाँ पे आपको मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गई, प्लॉट्स हो गए बढ़िया,
यहीं से आपको पोर्ट की सुविधा मिलती है, मतलब कि लॉजिस्टिक के माध्यम से कि सीधे आप पोर्ट पे अपना सामान लेके जा सकते हैं। ये आपको एक विशेष रूप से व्यवसाय करने की सुविधा देता है। इस प्रकार का क्षेत्र क्या कहलाता है? सेज कहलाता है। ठीक है, ड्राइंग आपको मेरी पता ही है, बहुत अच्छी है। ये जैसे भारत है, ये दिल्ली में कोई सेज है, राजस्थान में कोई सेज है। ये जो एरिया है ना, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसीलिए कहलाते हैं कि आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको विशेष सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, और उन्हीं विशेष सुविधा में आपको 3 चीज़ें आपको विशेष रूप से देखने मिलेगी। एक तो मिलेगा टैक्सेस। यहाँ पर टैक्सेस का एग्जम्पशन होता है, छूट होती है टैक्सेस पे। टैक्सेस पे क्या होती है मेरे दोस्तों? छूट होती है। 5 साल के लिए कोई टैक्स नहीं देना, आप तो बस काम धाम करो यहाँ पे। और यहाँ के जो लेबर लॉज होते हैं ना, लेबर लॉज, जो श्रम कानून होते हैं वह लचीले होते हैं बनिस्बत अन्य क्षेत्रों में यदि आप लगाते हैं अपनी कोई यूनिट। समझ गए? ये सेज होता है। अच्छा, अब इस सेज में पैसा कैसे आता है? इस सेज से हमारे यहाँ पर निवेश कैसे बढ़ता है? वही ऑटोमेटिक रूट से। समझें आप, ये एक तरह से ना फॉरेन एंटिटी होती है, ये सेज होती हैं। यहाँ पर जो आपके बिजनेस के क्लॉजेज होते हैं वो अन्य प्रोडक्शन एरिया से डिफरेंट होते हैं। अच्छा, ऑटोमेटिक रूट से यहाँ पर कैसे निवेश बढ़ता है? देखो, इस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं तो तय मान के चलो कि किसी भी देश में निवेश बढ़ता है। चाइना का तो मॉडल ही ये था, सेज मॉडल। क्लियर? और इसमें 10 करोड़ है ना, सीधे आप 10 करोड़ बिना किसी अनुमति के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ऑटोमेटिक रूट से, मैक्सिमम 50 करोड़ तक। अब ये 50 करोड़ डॉलर है, ध्यान रखना है ना, 50 करोड़ डॉलर है। तो जब आपको ऐसी सुविधाएं मिलती हैं तो विदेशी कंपनी क्या करती है? भैया सब चीज़ आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया मिल रहा है, आपको टैक्सेस में और लेबर लॉज में एग्जम्पशंस मिल रहा है, आपको सीधे इन्वेस्टमेंट करने की सुविधा भी मिलती है। तो इस माध्यम से भी हमारे यहाँ पर निवेश बढ़ता है। स्पष्ट है? सेज हमने देख लिया। मुझे बताते रहा करो भाई, क्लियर है? क्लियर है राहुल, हीना, प्रखर, गौरी? जिससे हम आगे बढ़ें। कहाँ थे हम? ये रेसा। बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो अब हम देख लेते हैं कॉमन रूट। ये भी एक माध्यम है, कॉमन रूट। कॉमन रूट तो भैया इतना सा समझ लो, जो बैंकों के पापा जी है ना, आरबीआई, यहाँ पर आरबीआई का रोल आ जाता है ना। आरबीआई की एक कमेटी है जिसका नाम है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कमेटी। समझ गए? ओवरसीज मतलब आपके समुद्र के पार। ये जो इन्वेस्टमेंट कमेटी है, इस कमेटी के पास क्या आते हैं? प्रस्ताव आते हैं कि साहब ये प्रस्ताव, जैसे मेरी कोई कंपनी है, यदि मैं यूएसए का कोई नागरिक हूँ, यूएसए से कोई प्रस्ताव आया तो प्रस्ताव किसके पास आता है? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कमेटी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? समझ गए? और ये प्रस्ताव देखते हैं कमेटी और उसके बाद निर्णय करते हैं कि भैया आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इतनी सी गणित है। और ये जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कमेटी है, इसका सचिवालय, सेक्रेटरीट जो होता है वो कहाँ होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही होता है। ठीक है ना? अच्छा, ये जो ओवरसीज कमेटी है, इसका डेप्यूटी गवर्नर कौन? सॉरी, डेप्यूटी गवर्नर, बिल्कुल। इसका अध्यक्ष जो होता है वो डेप्यूटी गवर्नर होता है। ठीक है? ये इसकी छोटी सी बात है किसकी? कॉमन रूट की। क्लियर? अच्छा, इसमें एक बात का और ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, ये जो कॉमन रूट के बाद प्रस्ताव आते हैं ना, ये वह प्रस्ताव ये होते हैं जो ना तो एडीआर जीडीआर के माध्यम से भारत में निवेश हो रहे हैं, ना सेज के माध्यम से हो रहे हैं, ना ये भी हम जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे इसके माध्यम से हो रहे हैं। ऐसे प्रस्ताव जो कहीं और किसी माध्यम से हमारे यहाँ पर नहीं आ रहे हैं निवेश के रूप में भारत में, वो कहाँ चले जाते हैं? आरबीआई के पास चले जाते हैं सीधे, और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कमेटी के पास जाके बोलते हैं कि साहब आप हमारे प्रस्ताव पर विचार करो, हमारे और किसी तरीका नहीं है, हमारे पास ना एडीआर है, ना हमारे पास कोई रिसीप्ट है, ना हम सेज में कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना हमारे पास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, आप तय करो, हमारे पास तो बस पैसा है, कैसे हम भारत में पैसा लेके आएँ निवेश के लिए। इन प्रस्तावों पर कौन करता है? आरबीआई फिर विचार करता है, और ठीक होता है, सभी नियम कायदे बराबर होते हैं तो आपको निवेश की अनुमति मिल जाती है। क्लियर? राहुल, कॉमन रूट समझ में आ गया? कॉमन रूट समझ में आ गया? सामान्य रूट,
अगला है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, है ना। देखो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को आप हमने जब शेयर मार्केट पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। वैसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट काम आता है आपके हमारे भारत में एक अधिनियम है भागीदारी अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटरी एक्ट। ये कब का है आपको ध्यान है? ये 1932 का है। ये आज़ादी से पहले का एक अधिनियम है, भागीदारी अधिनियम 1932। इस अधिनियम में क्या था कि जैसे सपोज करो यूएसए में बैठा आदमी कोई स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करता है, सेम व्यवसाय भारत में भी सेम स्टील में ही वो व्यवसाय कर रहे हैं, समझ गए। यहाँ की कंपनी और यहाँ की कंपनी, समझ गए, ये आपस में मिलकर बात कर लेते हैं भैया कि हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट लेके आना है, भारत की कंपनी को इन्वेस्टमेंट लेके आना है और यूएसए कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि भैया उसको नए एवेन्यूज़ मिल रहे हैं भारत की स्टील कंपनी में करने के लिए। तो यहाँ पर ये भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत क्या कर लेते हैं, आपस में मिलकर रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब आरबीआई की अनुमति से एक फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष में आपस में क्या कर लेते हैं भैया, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, समझ गए। विदेशी कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, किसके माध्यम से? भागीदारी अधिनियम 1932 के माध्यम से। क्लियर है? एक माध्यम आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही हो गया कि सेम पोर्टफोलियो आपका यदि है तो आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो, लेकिन आपको आरबीआई से अनुमति लेनी पड़ेगी और ये इन्वेस्टमेंट पूरा आपके एक वित्त वर्ष के अंतर्गत हो जाना चाहिए। क्लियर? आपने सारे देखो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई हमको, है ना। ये क्या हुआ था, जब मैं आपके नोट्स देख रहा था पुराने मेरे नोट्सों को, तो उसमें ये चीज़ दिखाई दे गई थी, तो मैंने कहा भैया तुरंत ये टाइप्स ऑफ रूट्स बता देने चाहिए, ये आपको लाभ ही देंगे, अत्यधिक लाभ देंगे। चलो जी आगे चलते हैं। अगला एक कॉन्सेप्ट है, ये भी हाथों हाथ समझते चलो। मोस्ट फेवर्ड नेशंस, कल हमारी इस पे बात हुई थी। क्या? कल हमारी इस पे बात हुई थी और हमने क्या कहा था कि भैया इस शब्दों पे मत जाना, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन करके जो शब्द है इस पर मत जाना। इसका अर्थ ये नहीं होता कि भैया मैं सबसे ज़्यादा किसी राष्ट्र के साथ फेवरेबल व्यवहार करता हूँ, उसके साथ व्यापार कर रहा हूँ, नहीं। देखो एक्चुअली हम अब कहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं समझो, हम अब ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रेड एग्रीमेंट समझने चाहते हैं हम, समझ गए। तो ये जो हमने अभी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, जो हमने रूट्स पढ़े, किन रूट्सों से भारत में पैसा आ रहा है, ये हम ट्रेड एग्रीमेंट को समझने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ट्रेड एग्रीमेंट को समझने के लिए ये मोस्ट फेवर्ड नेशन करके रूल और क्लॉज है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। देखो ये जो क्लॉज है ना, इसके बारे में खूब हलचल मची थी जब हमें, आपको ध्यान हो कि भारत ने पाकिस्तान को एक स्टेटस दे रखा था MFN का। न्यूज़ वाले तो खूब चिल्ला चिल्ला के बोलते थे भारत ने क्यों दे रखा है पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का तमगा, है ना। और ये इन्होंने 1996 में दिया था। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब दूसरा था, आप समझो, है ना। वो हम देखते हैं एक बार। देखो ये WTO की लाइन है, यूँ की यूँ मैंने वहाँ की साइड से उठा के आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें जो की वर्ड है वो है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। क्या? ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि व्यापार बिना विभेद के, मतलब है भेदभाव नहीं करूँगा किसी भी देश में। मतलब कि प्रखर को तो मैंने फीस में स्पेशल रियायतें दे दी और राहुल को बोला ही नहीं भैया, ठीक है, किसी के लिए नहीं, सब बराबर हम व्यापार करेंगे। कैसे? विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अब ये WTO क्या बोलता है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटिंग अदर पीपल इक्वली अंडर द WTO एग्रीमेंट्स, कंट्रीज कैन नॉट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स। ये कह रहे हैं कि साहब WTO एग्रीमेंट है, उसके अंतर्गत ये बात तय हो गई कि कोई भी कंट्रीज आपस में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा जो अपने ट्रेडिंग पार्टनर के साथ में, समझ गए। अब मेरा ट्रेडिंग पार्टनर श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, इंडोनेशिया भी है, बांग्लादेश भी है। इन देशों के साथ में जो भी व्यापार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इंडोनेशिया के साथ में विशेष उसको रियायतें दे रहा हूँ लेकिन बांग्लादेश को नहीं दे रहा, पर्टिकुलर उसी प्रोडक्ट के अंतर्गत। तो WTO कहता है कि साहब ऐसा काम आप नहीं कर सकते, आपको क्या करना है, सबके साथ बिना विभेद किए व्यापार करना है। स्पष्ट है। आगे कहते हैं ग्रांट समवन ए स्पेशल फेवर
सच एज ए लोअर कस्टम ड्यूटी, मतलब जो आप सीमा शुल्क देते हो, किसी को आप जो ग्रांट देते हो, कोई स्पेशल फेवर करते हो, उसके बारे में बोल रहा है। कस्टम ड्यूटी रेट फॉर वन ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड यू हैव टू डू द सेम फॉर ऑल द अदर WTO मेंबर्स। ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि यदि आपने किसी को ग्रांट कर दी, सीमा शुल्क किसी का विशेष रूप से कम कर दिया, तो भैया WTO के जो अदर्स मेंबर्स हैं ना, उनको भी आपको कम करना पड़ेगा। समझ गए? व्यापार करना है बिना विभेद के। देखो कितने चंट थे WTO वाले, इन्हें मालूम है कि भैया कोई नया गरीब देश है, यदि वो किसी के साथ इस प्रकार के व्यापारिक समझौते कर लेगा तो हमारा तो बाजार छिनता है। तो उन्होंने मोस्ट फेवर्ड नेशन का बड़ा ज़बरदस्त एक टैग निकाल के दे दिया। समझ गए? इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये बेसिकली आया कहाँ से? देखो 1996 में WTO की एक उरुग्वे दौर की वार्ता के अंतर्गत ये आया था। इसका लब्बो लुबाव यही है मोस्ट फेवर नेशन का कि भैया व्यापारिक रियायतों के मामलों में अलग अलग सदस्यों के बीच भेदभाव का आचरण नहीं होना चाहिए, ये इसके अंतर्गत बोला था। देखो जब हम WTO वगैरह पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि हम उसकी हिस्ट्री से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि ये गड़बड़ झाला हुआ कैसे, ये इंस्टीट्यूट बना कैसे, उसके पीछे क्या क्या कारण थे। तो आपको क्या हमेशा के लिए वो विषय ध्यान में आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। देखो एक गैट करके था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड टैरिफ एंड ट्रेड, है ना। 1944 में इसमें एक उपबंध था, ठीक है। उसका निहितार्थ यही था कि कोई भी WTO का सदस्य देश अन्य सदस्य देश को व्यापार से संबंधित रियायतें देता है, तो ये जो रियायतें दे रहा है, ये जो स्पेशल फेवर दे रहा है, ये अन्य सदस्य देशों को भी देना चाहिए। 1944 का गैट का ही उपबंध था, जिसको उरुग्वे दौर में लेके आए और इसकी परिणति मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंतर्गत हुई। तो अब शब्द से जो हम हर बार उसकी परिभाषा बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हम फेल हो जाते हैं, ठीक है। ये लाइन भी WTO की वेबसाइट पर लिखी हुई है, वाई मोस्ट फेवर्ड। ये बोल रहे हैं दिस साउंड लाइक ए कॉन्ट्राडिक्शन। बोला कि यार ये साउंड ऐसा करती है, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी साउंड है, आप तो मोस्ट फेवर्ड बोल रहे हो, जबकि इसका मतलब क्या है, ये सजेस्ट करती है स्पेशल ट्रीटमेंट, बट इन द WTO इट एक्चुअली मीन्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये मोस्ट फेवर तो क्या बताता है कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की बात हो रही है, लेकिन WTO इसका क्या एक्चुअली मीन्स बताता है कि साहब नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब है इसका क्या, आप एक दूसरे से विभेद नहीं कर सकते। ट्रीटिंग वर्चुअली एवरीवन इक्वल, समझ गए, सबको इक्वली मानोगे, ये यहीं तक है, ये नहीं है। ये किसकी लाइन है? WTO की वेबसाइट पे अगर जाके आप मोस्ट फेवर्ड नेशन देखोगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लियर है। अच्छा, इसमें ना आपको अखबारों में कई बार देखने को मिलेगा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन या WTO आपको चिल्लाता हुआ दिख जाएगा, जिसमें एक वैध अपवाद भी है। आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि आप रियायत नहीं देना चाहिए, और WTO के अंतर्गत आप सदस्य देश होते भी कोई विशेष रियायतें दे रहे हो, तो इसमें दोस्तों एक अपवाद है, समझ गए ना। ये अपवाद ऐसा है जैसे कि सपोज करो ये एक कंट्री है ना, ये इसकी बाउंड्री है, अब इसके पास में दूसरी कंट्री, यूँ मान लीजिए ये हमारा भारत है और ये नेपाल है, समझ गए, या बांग्लादेश कर लीजिए, ये बांग्लादेश है। अब हम आपस में क्या करते हैं, हमारी बाउंड्री टच है और हम आपस में क्या करते हैं, कॉटन का व्यापार करते हैं, है ना। अब जैसे कि मेरे पास कोई एक प्रकार का कॉटन है, ये कॉटन की बांग्लादेश को भी आवश्यकता होती है, और ये जो दूसरे प्रकार का कॉटन बांग्लादेश का है, ये हमें भारत को आवश्यकता होती है। और हमने क्या बोला, भाई तेरे को ये आवश्यकता है, मेरे को ये आवश्यकता है, तो एक काम करते हैं, दोनों को आपस में व्यापार करना है, हम इसमें क्या करते हैं, सीमा शुल्क कम कर देते हैं। क्या करते हैं, सीमा शुल्क कम कर देते हैं। और ये एक कपड़ा यदि मैं इटली में देता हूँ तो क्या देता हूँ, अगर मैं इसको 5% सीमा शुल्क पे दे रहा हूँ, तो इटली को मैं 10% सीमा शुल्क पे देता हूँ। तो इटली वाला गया WTO के पास भागते हुए कि भाई साहब ये क्या चक्कर है, यही कपड़ा भारत तो बांग्लादेश को दे रहा है 5% सीमा शुल्क पे, और मेरे को दे रहा है 10% सीमा शुल्क के रेट पर। तब WTO ने बोल रखा है कि भैया देखो क्या है, ये आपस में जो जुड़े हुए देश है ना, जिनके एरिया की निकटता है, भैया उनको साथ साथ ही रहना है, समझ गए ना। और आपस की निकटता का लाभ उठाना है उसको, भैया भारत को भी तो अपना कपड़ा देना है। भारत ये बोलेगा यार कैसी बात करता है इटली, मेरे को भी तो यहाँ से काम में लेना है। ये सामान्यतः आप यूँ देख के चलो, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से हमें नमक लेना है, सेंधा नमक लेना है,
और भारत से हमें इसको सफ़ेद नमक देना है, तो आपस में हमने क्या कर लिया, एक दूसरे ने टैरिफ कम कर लिया। तो WTO से, WTO भी ये कहता है देखो व्यापार के भी कोई नियम होते हैं, आपस में इनकी निकटता का ही तो लाभ लेंगे ही लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये लाभ लेने से पहले आपको WTO को विधिवत सूचना देनी होगी, है ना, छुप के काम नहीं कर सकते आप। WTO को विधिवत सूचना देके ये वैध अपवाद उन्हीं के लिए, किन के लिए, जिनकी एरिया जो उनके क्षेत्र आपस में निकट हो, बाउंड्री टच होती हो, वो ये लाभ ले सकते हैं, समझ गए। और ये 2 या 2 से अधिक जो देश आपस में व्यापारी का समझौता करते हैं उसमें इनको मेंशन करना होता है, ये बात क्लियर। अब जब तुम अखबार पढ़ोगे ना, तुम्हें चीज़ें स्ट्राइक करेंगी, ये सारी चीज़ें तुम्हें स्ट्राइक करेंगी, अच्छा ये बात थी, गेट ने ये बोला था और उरुग्वे दौर की वार्ता ने ये बोला था। मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो हल्ला मच रहा है उसका रियल में मीनिंग ये है, केवल नाम से ही नहीं हो जाता कि भैया पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हटाओ, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हटाओ। और वो हटाने के पीछे कारण ये था, इसलिए नहीं था कि भैया इसको विशेष हम हमारे लिए कोई फेवर कर रहे हैं, बल्कि इसलिए था कि पाकिस्तान पे टैरिफ बढ़ा दो, औरों को यदि कॉटन आप 10% टैरिफ पे दे रहे हो तो इनको निकम्मों को 20% टैरिफ पे दो। हमारा देश का आलू इनको देना है तो 20% टैरिफ पे दो, ये आलू खा खा के हम पे गोलियां चलाते हैं मोटिव उनका ये था। नमस्ते नमस्ते आशीष बेटा, लेट हो गए कैसे, कहाँ थे हम, मोस्ट टैरिफ वाला हमने कर लिया, ठीक है ठीक है, आगे चलो अब। हाँ अब हम आगे किस पे, ट्रेड्स पर आ गए ना। रीजनल ट्रेड समझाने से पहले मैं आपको, हाँ मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो अब रीजनल ट्रेड एक बार समझ लेते हैं। हम किस पर आ गए, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स पर आ गए। क्या, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट पर आ गए। ये क्या होता है दोस्तों, मैं ना इसको ना छोटे छोटे में स्किप नहीं कर सकता। सबसे बड़ी समस्या ये आती है, मुझे कोई भी छोटी चीज़ दिखती है ना, मेरा मन करता है कि एक बार तो एटलीस्ट तुम्हें सारी चीज़ ढंग से समझा दी जाए। अब उसमें सीधे एकदम से 1 घंटा हो जाता है, तो इसे लोड मत लेना, इसको करते चलना, ये लाभ ही देगा। शॉर्टकट में अपन को नहीं जाना, एक एक चीज़ अभी समझ लो तो आगे तक की चीज़ें तुम्हारे लिए सरल हो जाएंगी। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं अब, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रीजनल कोई क्षेत्र या कोई अंचल, उनमें होने वाले व्यापार समझौतों को हम पकड़ेंगे कि विदेश में 2 देशों के बीच में समझौते व्यापार के किस किस प्रकार के होते हैं, उनकी हम क्वालिटीज़ देखते हैं। क्लियर है आशीष, आशीष समझ में आ रहा है, राहुल, हीना, मोनू, छोटा राहुल, राहुल को समझ में आया था ना, तो मुझे लगता है इसका मतलब सबको समझ में आ गया, अब कोई चक्कर नहीं है। बहुत बढ़िया, चलो अब 2-3 चीज़ें समझ लो, ये टर्मिनोलॉजी समझ जाओगे तो आपको काम आएगा। एक होता है आंतरिक व्यापार, एक होता है बाह्य व्यापार, और एक होता है आंतरिक क्षेत्र, एक होता है आंतरिक सहकारी नीतियाँ। अब देखो ये जो आंतरिक व्यापार है ना, इसको आंतरिक क्षेत्र में होने वाला व्यापार समझना, इसको बाह्य व्यापार को बाह्य क्षेत्र में होने वाला व्यापार समझना। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि सब ये आंतरिक क्षेत्र होता क्या है, क्योंकि ये चीज़ें आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगी ना, तो ये जो एग्रीमेंट्स हम समझेंगे आगे, जो 2 देशों के बीच में होते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अभी कौन सा चल रहा है, पतला करके देखता हूँ। आज आवाज़ तो सही आ रही है ना दोस्त तुम्हें, चलो ये बढ़िया हो गया, चलो ठीक है मोनू। इंटर कंट्री नहीं आशीष, इंटर कंट्री नहीं होगा तो इंट्रा कंट्री। देखो आज ये भी समझ लो एक चीज़, इंटर और इंट्रा में फ़र्क होता है ना। जैसे कि इंटरनेशनल जो हम बोलते हैं ना, और एक होता है इंटरनेशनल। देखो हिंदी में एक शब्द होता है अंतर्राष्ट्रीय, एक होता है बड़ा ही कर लूं, बहुत छोटा हो रहा है ना ये, हाँ अच्छा मुझे बताओ ये अंतर्राष्ट्रीय और ये अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है। देखो ये जो अंतर है ना, ये अंतर, ये तो होता है 2 देशों के बीच में, क्या
दो देशों के बीच में। और ये जो अंतरराष्ट्रीय है ना, ये र की मात्रा जो ऊपर लग रही है, इसका मतलब होता है विद इन कंट्री। बहुत बढ़िया, हाँ, इंटरनेशन, बहुत बढ़िया। मतलब कि राजस्थान ने यूपी में कोई सामान दिया तो ये किसके अंतर्गत आएगा? इसके अंतर्गत आएगा। और ये किसके अंतर्गत आएगा? दो देशों के बीच में आएगा। तो इंटर और इंट्रा में ये फर्क है। इंट्रा क्या हो गया? ये हो गया। इंटर क्या हो गया? ये हो गया। सामान्यतः टर्मिनोलॉजी ये आती है, बाकी हम इसको बोल देते हैं भाई इंटरनेशनल मैच, ये सब जो है ना, अब ये बोलचाल में ये आ गई। लेकिन सही हिंदी का आनंद यही है, जो लिखते हैं वही उसका अर्थ निकलता है। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशीष, जब संभव हो तो कल एक बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं तुमसे बात करना चाहूँगा। चलो साहब, पहले हम समझ लेते हैं आंतरिक व्यापार। देखो, आंतरिक व्यापार से मतलब क्या है, इसमें जो अर्थ निकलेंगे, एक होता है सदस्य, मतलब समझौते के अंतर्गत सदस्य, और एक होता है गैर सदस्य। किसमें? कोई भी समझौते में या एग्रीमेंट में। किसी समझौते में सपोज करो ए कंट्री है, बी कंट्री है, सी कंट्री है और डी कंट्री है। समझ गए? ए बी सी ने तो कोई आपस में एग्रीमेंट कर रखा है, इसमें डी ने एग्रीमेंट नहीं कर रहा। मतलब बी सी ए किसी एग्रीमेंट के आपस में मेंबर हैं, सदस्य हैं, डी सदस्य नहीं। तो डी कौन हो गया? गैर सदस्य हो गया। ए बी सी सदस्य देश हो गए। ठीक है ना? अभी जो ए कंट्री है, बी कंट्री है, सी कंट्री है, इनके जो घरेलू क्षेत्र हैं, इनके जो घरेलू क्षेत्र हैं, उसमें जब आपस में तुम व्यापार करोगे तो वो क्षेत्र कौन से कहलाएंगे? आंतरिक क्षेत्र में किया गया व्यापार कहलाएगा। क्लियर है? अब सदस्य देश और गैर सदस्य देश आपस में कोई व्यापार करेंगे तो ये आपका कौन सा कहलाएगा? बाह्य क्षेत्र व्यापार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाह्य क्षेत्र व्यापार कहलाएगा, आंतरिक क्षेत्र नहीं कहलाएगा। क्लियर है? ऐसा समझौता जो सदस्य देशों के बीच में है और वह आपस में संयुक्त रूप से अपने घरेलू क्षेत्रों को काम में लेके व्यापार करते हैं, तो ये इनका आंतरिक क्षेत्र कहलाता है। मतलब आपसी व्यापार भी कहते हैं इसको, आपसी व्यापार भी कहते हैं। क्लियर? वो हाँ बताते रहा करो, तो मेरे को क्या ऐसा लगता है कि हाँ भाई बातचीत सही चल रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, समझ गए? गैर सदस्य देश क्लियर हो गया। मतलब कि ये डी किसी समझौते का पार्ट नहीं है। उस देश के साथ में जब आप कोई व्यापार समझौता करते हैं तो वो आपका बाह्य क्षेत्र समझौता कहलाता है या बाह्य क्षेत्र पे व्यापार कहलाता है। समझ गए? गैर सदस्य, नॉन मेंबर। अच्छा, इसमें अगली एक पॉइंट था जो कल अपन चर्चा कर रहे थे, हमारे छोटे भाई मोनू ने पूछा था, आई थिंक, कारक गतिशीलता। क्या? कारक गतिशीलता। कारक गतिशीलता, गतिशीलता मतलब डायनामिज्म से है ना, और कारक का मतलब होता है फैक्टर। फैक्टर इनकम निकाला था ना जीडीपी में। देखो, यह जो फैक्टर है ना, यह फैक्टर कौन सा कहलाता है हमारे इकोनॉमी में? आपने देखा था फैक्टर इनकम, कारक आय कौन सी थी? देखो, श्रमिक मतलब श्रम, पूंजीधारी, पूंजीधारक मतलब पूंजी, और एक हमने देखा था उद्यम, उद्यमी मतलब कि लेबर, कैपिटल पूंजी, और एंटरप्रेन्योरशिप उद्यम। यही देखा था हमने। इनके माध्यम से जो आय प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम बोलते हैं। जब जीडीपी वाला हमने चैप्टर पढ़ा था, हाँ, लेबर मनी, ये हो गया आपका लेबर, ये हो गया आपका कैपिटल, और ये हो गया आपका एंटरप्राइज। ठीक है? और एक और आता है लैंड। लैंड इसमें जोड़ेंगे नहीं कि भैया लैंड का आपस में एक देश से दूसरे देश में व्यापार नहीं होता है, इसलिए सामान्यतः 3 कारक गतिशीलता बोलते हैं। लेबर आप सभी जानते हो, गल्फ कंट्रीज में भारत से जो व्यक्ति काम करने गए हैं वो किसके अंतर्गत गए? ये जो लेबर जो ये भारत से दूसरे कंट्रीज में गई है, ये कारक गतिशीलता कहलाती है, कारकों में होने वाली गतिशीलता। ये जो फैक्टर्स हैं
यह फैक्टर जब एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। श्रमिक, पूंजी धारकों और उद्यमियों का एक देश से सदस्य देश, मतलब एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं ना, एक देश से सदस्य देश में जो आवागमन होता है, यह आवागमन की जो स्वतंत्रता इनको मिलती है, यही क्या कहलाती है, आपकी कारक गतिशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है, कारक गतिशीलता। क्लियर है, क्लियर साहब, फैक्टर डायनामिक्स कहते हैं इसको। बहुत बढ़िया, ये दो मुझे आपको ये तीनों टर्मिनोलॉजी समझानी थी। एक तो आप समझ गए ये घरेलू क्षेत्र, दूसरा बाह्य क्षेत्र और तीसरा कारक गतिशीलता। अब हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे तीनों टर्मिनोलॉजीज को। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी देखेंगे ये। ओके, देखो व्यापार समझौते के प्रकार हैं, ये हम समझेंगे। अच्छा, ये अपन कल लेके चलेंगे, ठीक है। अब प्रखर सोचेगा कि सर देखो कल भी हमने ये पढ़ा, लेकिन आज हमने शायद और विस्तृत रूप से पढ़ा। प्रखर मुझे लगता है, राहुल मुझे लगता है, आशीष और गौरी, प्रतीक, तुम सबको आज ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी हमने देखा होगा ही ना, तो शायद इसका तुम्हें लाभ होगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना प्रखर, ठीक है ना। इसको कल और कंटिन्यू करेंगे, और कल अगर तुम्हें दिक्कत नहीं हो तो अपन 1.5 घंटे की 2 घंटे की क्लास ले लें इसको। आशीष, राहुल, मोनू, तुम्हें तो यार वो नौकरी पर जाना होता होगा भाई, टाइम नहीं तो 8 बजे का कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मुझे बताओ फटाफट फटाफट बताओ। आशीष, राहुल, देवेंद्र, गौरी, ओके, कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया, क्लियर है, ठीक है ठीक है। कल इसके आगे लेके चलेंगे, और कल इसके आगे हम प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, इसको अच्छे से समझेंगे। और इसके साथ साथ ही कल जो हमारे गैर ऋण खाते में नॉन लोन अकाउंट के अंतर्गत FDI, FPI और FII वगैरह जो थे, इन तीनों को अच्छे से समझ के कल क्लियर कर लेंगे। कल इसमें बड़ा आनंद आएगा आपको। कल हम इसकी हिस्ट्री से आपको लेके चलेंगे, हिस्ट्री से शेयर कराते हुए लेके चलेंगे भैया। और कहाँ पर पहुँचेंगे, FDI और FBI और FII पढ़ेंगे तो इसके बाद आप इंस्टीट्यूशंस पे आ जाओगे। WTO हो गई, IMF हो गई, समझ गए। और कुछ ये रीजनल एग्रीमेंट के बाद आपको कोई रीजनल अपने ट्रेड ब्लॉक्स को भी हम समझेंगे। तो कल का सेशन बड़ा प्यारा होने वाला है ना। ये क्या होता है, जब जहाँ पर हिस्ट्री जुड़ जाती है ना इकोनॉमी के साथ, तो उसको समझना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। चलो शुभ रात्रि, आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। सब जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कल इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो सेशन है आपका मैं YouTube पे भी पोस्ट कर दूंगा, जो आप सबको दिख जाएगा। चलो नमस्कार।